एक मूल मंत्र है। क्वेश्चन के पैटर्न अलग हो गए हैं क्या? कहीं और से मैथ्स पढ़ रहे हो, कहीं और से जीएस पढ़ रहे हो, अगर आप 10th पास हो तब भी आपके लिए तो आपके सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, आ जाओ। आज मैं आपको पूरा कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूं कि किस तरह से एग्जाम की तैयारी करोगे। कभी भी आप किसी भी रास्ते जाना हो तो पहले एक बार देखते हो ना गूगल से कि भाई टाइम कितना लगेगा, कौन सा शॉर्टकट रास्ता है, हम किधर से जल्दी पहुंच जाएंगे और किधर से ट्रैफिक जैम नहीं है। तो सेम हम लोग जब एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी स्ट्रैटेजी बनाइए। और स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि उसमें सबसे एक्सपीरियंस टीचर कौन है, सबसे बेस्ट रिजल्ट किसका आ रहा है और किसके नोट्स को टॉपर्स रिकमेंड कर रहे हैं। उसके अलावा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेटेस्ट पैटर्न क्या है, क्या चेंजेस आया है, उसके स्कीम ऑफ एग्जाम कैसे हैं और क्या स्कीम ऑफ एग्जाम में जब चेंजेस आए हैं तो क्वेश्चन के पैटर्न अलग हो गए हैं क्या, वेंडर्स कौन थे पहले, उस समय कैसे एग्जाम के लेवल होते थे, वेंडर्स चेंज हुआ तो एग्जाम के लेवल में क्या चेंज आया, इसीलिए अगर वेंडर्स क्या चेंज हो जाएंगे फिर से तो क्या एग्जाम के लेवल फिर से चेंज होंगे क्या। तो ये सब चीजें आप जब पूरे कंप्लीट इवैल्यूएशन कर लेते हो तो किसी एग्जाम की तैयारी करते हो। नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आज मैं केडी लाइव के तरफ से आपको सब कुछ डिटेल में बताने आई हूं। ये जो चैनल है वो है इंग्लिश बाय नीतू मैम और इसमें सिर्फ इंग्लिश की बातें होती है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की बातें करूंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूंगी कि केडी लाइव में हम तैयारी कैसे करवाते हैं। आज सबसे पहले कुछ लोग पूछेंगे कि मैम हमने तो एग्जाम के लिए लिया है आपका कोर्स, या मैं आपका कोर्स एग्जाम के लिए लेना चाहता हूं, सो एंड सो एग्जाम के लिए। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो पीछे दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है सीजीएल, लेकिन अगर आपको मैं यहां इस लेवल की तैयारी करा दूं तो आपके सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। मैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी जब करवाती हूं तो मेरा आइडिया होता है कि एसएससी के चाहे जितने भी एग्जाम्स हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सबसे नीचे जो एग्जाम है जीडी और एमटीएस का वो हो, सीपीयू का हो जिसके अंतर्गत आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनते हो, या स्टेनोग्राफर हो जिसमें आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। सारे जितने एग्जाम्स है सब एग्जाम्स की तैयारी आराम से हो जाएगी अगर आप सीजीएल की तैयारी करोगे, जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होते हैं। अगर आप 10th पास हो तब भी आपके लिए कुछ एग्जाम्स अवेलेबल है, 12th हो तो कुछ ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन अगर ग्रेजुएट हो आप तो हर तरह के एग्जाम्स दे सकते हैं। इसीलिए याद रखना, जब आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप ये मत सोचो कि मैं 12th का हूं, अभी 12th पास किया मैंने तो मैं सीएचएसएल का तैयारी करूंगा। उसका रीजन क्या है कि जो सीजीएल की तैयारी यानी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जब उनकी नौकरी नहीं लगती है या फिर वो जब लगता है उनको कि मैं तैयारी कर रहा हूं तो क्यों ना मैं सीएचएसएल भी दे दूं, क्यों ना मैं एमटीएस भी दे दूं। और कुछ लोग होते हैं जब तैयारी कर लेते हैं उसके बाद वो हर तरह के एग्जाम देते हैं क्योंकि सबसे पहले उन्हें एक सरकारी नौकरी की जरूरत होती है। इसीलिए अगर आप सोचोगे कि मैं सीएचएसएल की तैयारी करूंगा क्योंकि मैं 12th हूं, तो याद रखिएगा आपका कंपटीशन ग्रेजुएट से होगा, और वो भी कुछ ऐसे ग्रेजुएट से जो 1-2 साल से एग्जाम देते आ रहे हैं, तैयारी किए हुए उनके 2 साल हो चुके हैं, यानी मंझे हुए लोगों के साथ आपका कंपटीशन होगा। किसी भी सरकारी नौकरी के लिए कट थ्रोट कंपटीशन होता है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और तैयारी भी होनी चाहिए। इसके लिए टाइम चाहिए। बहुत हड़बड़ी में जो लोग होते हैं कि नहीं हमें बहुत जल्दी करना है, मेरे पास समय नहीं है, तो आप सीधा स्ट्रेट अवे जाके जो रिकॉर्डेड कोर्स होते हैं जिनको हम वीडियो यानी वीओडी कोर्स भी कहते हैं, जब वीडियो ऑन डिमांड हम आपको पूरा पूरा कंप्लीट एक साथ उठा के दे देते हैं ताकि आप अपने स्पीड में और अपने जितने भी क्लासेस आप चाहो एक दिन में देख सकते हो। लेकिन अगर आप लाइव क्लास ले रहे हो तो हम आराम आराम से पढ़ाएंगे। जैसे आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगी कि एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं। अब अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे इसी साल एग्जाम देना है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसी साल एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान रखिएगा आपका तैयारी
सीजीएल के लिए कर रहे हो तो सितंबर अक्टूबर के लगभग आपके एग्जाम होंगे सीजीएल का, यानी कि आपके पास अभी जो समय है यानी अराउंड मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि 4-4.5 महीने में आपके पास है जो आप तैयारी कर सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि 4 महीने के अंदर, यानी मैं कह सकती हूँ आधा, तो मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आप 3.5-4 महीने में तैयारी करना चाहते हो तो आपको बहुत फास्ट तैयारी करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जब वोकैबुलरी याद करते हैं तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप बहुत भूलते भी हैं, तो इसीलिए उस पर भी मैं आऊंगी कि जल्दी तैयारी करनी है तो कैसे करोगे। लेकिन याद रखना कि अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एग्जाम डेट पता होना चाहिए। अगर 2024 के लिए तैयार कर रहे हो तो आपके लिए बहुत लिमिटेड समय है, और इस लिमिटेड समय में आप किस चीज पर ध्यान दोगे ये मैं बता दूंगी। आइए, अगर मैं एग्जाम डेट के हिसाब से चलूं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले याद रखना कि जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको कुछ नहीं तो कम से कम 1 सप्ताह तैयारी शुरू करने से पहले आपको डिफरेंट बच्चों का जो इंटरव्यू होता है, जो हम अपने चैनल पे भी डाले हैं, केरी लाइव जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें भी डाला गया है, और केरी कैंपस का भी जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी डाला गया है। इन सब में जो डाला गया हुआ आप ध्यान से देखिएगा, आपको एहसास होगा कि बच्चा जब तैयारी करता है तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ता है, वो एक एक चैप्टर पढ़ता है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम इस चैप्टर को इतना डिटेल में क्यों पढ़े, इससे कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि बेटा, अगर इस एग्जाम की अगर आप बात करोगे और कहोगे कि भाई कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो मुझे नहीं पता है। क्यों? क्योंकि 2-3 चैप्टर्स को अगर मैं छोड़ दूं, जैसे पैसिव वॉइस, जैसे नरेशन, तो उसके अलावा आपको मैं बता ही नहीं पाऊंगी कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे। और जब से एसएससी सीजीएल का मेंस 200 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन हो गया है, तब से उन्होंने फिक्स पैटर्न हटा दिए। सीपीओ की बात करें हम तो सीपीओ मेंस में अभी भी 200 क्वेश्चन है, जिसमें अराउंड 20 पैसिव वॉइस एंड 25 to 27 नरेशन आते हैं, यानी 1/4 पेपर इन 2 चैप्टर से आ जाते हैं। लेकिन अगर आप सीजीएल की बात करोगे मेंस में, तो अब उनका कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन हाँ जरूर है इन 2 चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आप डिटेक्टिंग एरर की बात करोगे तो पूरे ऑल ओवर ग्रामर से मिला के डिटेक्टिंग एरर आता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करेंगे तो भी पूरा ग्रामर से मिला के आता है। अब आप कहोगे डिटेक्टिंग एरर क्या है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं, आई हैव कम येस्टरडे। यहां पे आई हैव कम में हैव कम गलत है, क्योंकि येस्टरडे के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो मुझे वहीं पर मैं सीधा एरर मार्क कर दूंगी, हैव कम में गलती। अब आती हूं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। हैव कम को अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा आई हैड कम येस्टरडे सही है, उसके जगह पे केम देगा। हैव कम के जगह पे एक में हैड कम होगा, एक में केम होगा। अगर आप एरर ढूंढ भी लिए तो कई बच्चे हैड कम मार्क कर देते हैं, जो गलत होता है। पास्ट टाइम के साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए यहां पे केम होगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको सिर्फ एरर ही नहीं निकालना है, बल्कि उसको करेक्शन भी करना है। ये करेक्ट कौन सा वहां जाएगा वो भी बताना है। तो आप याद रखना कि डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये दोनों ग्रामर बेस्ड ही है, और ये जब ग्रामर बेस्ड की आप बात करते हो तो पूरा पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ता है। लेकिन ग्रामर बेस्ड पे 2 और चैप्टर है, पैसिव वॉइस एंड नरेशन। ये 2 चैप्टर से हमारे 45-47 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं सीपीओ मेंस के लिए, जो पहले सीजीएल में भी हो जाता था, लेकिन जब पैटर्न चेंज किया तो सीधा 200 क्वेश्चन को घटा के कर दिया उन्होंने 45। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 45 क्वेश्चन को भी अब पहले 1 मार्क का एक था, अब 3 मार्क्स के 1 हो गए, यानी वैल्यू अभी 135 है। अब कहोगे मैम अगर हम सीएचएसएल का देना चाहते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 45 क्वेश्चन सिर्फ हो जाएंगे 40 क्वेश्चन और कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसीलिए अगर आप सोचोगे कि मैम लेवल कम होना चाहिए क्योंकि हम तो 12th पास है, आपका लेवल बिल्कुल सेम रहेगा। आप 10th पास हो, एमटीएस का एग्जाम देना चाहते हो, तब भी लेवल सेम रहेगा। इसीलिए याद रखिएगा कि एक सरकारी नौकरी चाहे एमटीएस के लेवल का हो,
CHSL का हो या CGL का हो, सभी सरकारी नौकरी के लिए बच्चे, स्टूडेंट्स जो है इंडियंस लालायित रहते हैं। क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि अगर ग्रुप डी की भी नौकरी होती है उसके लिए भी हजारों हजार फॉर्म, मैं तो कहूंगी लाखों फॉर्म्स भरे जाते हैं। इसीलिए कोई भी नौकरी छोटी नहीं है अगर सरकारी है तो। इसीलिए आप अगर CGL की तैयारी करोगे तो सभी के लिए तैयार हो जाओगे। फिर आप कहोगे मैम हम सीडीएस देना है, मुझे एनडीए देना है। सीडीएस और एनडीए कंडक्ट करती है यूपीएससी। यूपीएससी हर साल थोड़ा बहुत चेंज करती रहती है। वो एसएससी की तरह एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चंस नहीं देती है, वो थोड़ा सा वैरायटी करना चाहती है। इस बार वैरायटी करने के चक्कर में सीडीएस में उन्होंने फ्रेंच वोकैबुलरी डाल दिया, जबकि इंग्लिश का पेपर था। तो और फिर वो कहेंगे नहीं इंग्लिश के पेपर में हमने फ्रेंच वोकैब वो दिया है जो जनरल यूज होता है। तो ऐसी बात नहीं है, 50% ऑफ द फ्रेंच वोकैब तो जनरल यूज के थे, लेकिन कुछ तो एंटायरली फ्रेंच वोकैब ही थे। तो इसीलिए मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सीडीएस का तो आप पूरा कंप्लीट मेरे से पढ़ो और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर्स लगाते रहो, ये अच्छी बात रहेगी आपके लिए। अगर आप कहोगे मैम एनडीए, तो बेटा एनडीए आपको एग्जाम जो है ऑफिसर्स बनाता है, इसीलिए आप उसको कम करके नहीं आंक सकते हो कि भाई हम तो सिर्फ 12th पास करके एनडीए देने आए हैं। एनडीए का मैथ्स आपको पता ही है किस लेवल का होता है। और एनडीए में हम आपको प्रेफर करवाते हैं ऑफलाइन बैच। जब आप ऑफलाइन आते हो तो भाई यहाँ पे आपको बैठने का, बोलने का, उसका आपको पूरा रहन सहन में हम लोग ऑफिसर्स के गुण डालने की कोशिश करते हैं ताकि आप एसएसबी में प्रॉब्लम फेस ना करो। याद रखिएगा सीडीएस का भी सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है, उसमें रीजनिंग नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि आप एमटीएस की बात करोगे तो उसमें मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं, रीजनिंग ही क्वालिफाई करा देता है आपको। लेकिन मैथ्स तो पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? अगर आप कहोगे मैम हम तो स्टेनोग्राफर का देना है, हमें देखने की क्या जरूरत है मैथ्स, मैं कहूंगी आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स याद रखना, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज। ये 4 सब्जेक्ट ढंग से तैयार कर लो केडी लाइव के प्लेटफॉर्म से। आपके कोई भी एग्जाम जो भी भारत में होता है, कोई भी एग्जाम में बैठने की काबिल हो जाओगे आप। क्योंकि मैंने कहा आपको कि भाई आप इतने चूजी नहीं हो सकते हो। कभी ऐसा होता है ना कि आप चुनने के पोजीशन में होते हो, कभी ऐसा होता है अगला चुनने के पोजीशन में होता है, हम तो सिर्फ समर्पित किए रहते भाई हमें कोई चुन ले। सरकारी नौकरी में यही है कि आप चुनने के पोजीशन में तब आते हो जब आप उस लेवल के पहुंच जाते हो कि भाई अब तो मैं चुनूंगा, मैं CHSL नहीं, मुझे तो CGL में इनकम टैक्स का ही पोस्ट चाहिए और कोई दूसरा पोस्ट नहीं लूंगा मैं। तो उस लेवल में आने के लिए आपके पास टाइम है। अभी अभी तुरंत जो शुरुआत करने वाले होते हैं वो इस लेवल पे नहीं होते। जैसे इस बार CPO में एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैम मैंने सिर्फ एक ही चॉइस कहा था और वो था दिल्ली पुलिस SI, अदरवाइज मैं अपने जॉब में खुश हूँ CGL में, ठीक है साउथ इंडिया में हूँ, डजेंट मैटर, लेकिन मैं खुश हूँ। मेरे पास यही था कि अगर मैं दिल्ली पुलिस लगूंगा तभी CPO चुनूंगा, अदरवाइज मैं खुश हूं। तो बेटा उस लेवल तक आने में आपका टाइम है अभी, क्योंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हो। तो याद रखिएगा कि आप सबसे पहले 1 सप्ताह तक सिलेबस देखिए, ये देखिए कि भाई क्वेश्चन पेपर में पेपर कैसा आता है। क्या अगर हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, क्या इसमें जो मैथ्स के सवाल है मुझसे बन रहे हैं? क्या इसमें जो रीजनिंग के सवाल है, ठीक है मुझे ट्रिक्स नहीं आता लेकिन कॉमन सेंस मेरे में है, तो क्या मैं लॉन्ग मेथड से भी कम से कम सही आंसर निकाल पा रहा हूं? जो इंग्लिश है, क्या ये तो स्कूल का ही इंग्लिश है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो मुझसे हो जा रहे हैं। जीएस भाई वो सारे तो वही है जो हम स्कूल में पढ़े हैं। तो अगर आप वो पेपर को कम से कम मैं कहूंगी कि 10 से 12 पेपर देखो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे यार ये सब चीजें तो वही है जो मैंने स्कूल में पढ़े। अब आती हूं मैं कि ये सब चीजें एहसास इंग्लिश मीडियम वालों को जल्दी होता है या फिर उनको जल्दी होता है जिनके गांव में या जिनके शहर में जो सरकारी स्कूल है उन्होंने भी बहुत ईमानदारी से पढ़ाया है। उनको बहुत जल्दी ये पेपर देख के समझ में आता है यार ये तो मैं कर सकता। लेकिन जो बहुत ही बैकवर्ड इलाके से है, जिन्होंने स्कूल में कभी भी ढंग से अपने टीचर्स को पढ़ाते हुए नहीं देखा है, उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको स्कूल के पढ़ाई भी अब करना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं हमारे यहाँ पे जिसको HCF LCM भी पता नहीं होता है, और बाकी जो रहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं यार ये मतलब इनको मैम LCM निकालना तक नहीं आता। कुछ बच्चे आते हैं जिनको बिल्कुल मैं वर्ब का सेकंड फॉर्म पूछती हूँ तो कम केम केम बोल देते हैं। वो मैं कहती हूँ भाई कम केम कम है तो पहले देखेंगे, उसके बाद फिर कहेंगे अच्छा
मतलब उनको वर्ब के फॉर्म्स नहीं पता है। तो इसका मतलब है, अब कुछ तो ऐसे हैं जो कम का केम ही नहीं बोल पाते, उनको तो पता ही नहीं क्या है। तो हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि भाई हम इंडिया के पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी बच्चों को एक लेवल पे नहीं तोल सकते, क्योंकि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आपकी फाइनेंशियल हालत खराब होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे समाज से हो जहां पर लड़कियों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। वो तो इसीलिए आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स सस्ते होते हैं और उनको दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए उनको, जा ठीक है ये ले लो 4,000 रुपये और पूरा कोर्स खरीद लो, लेकिन देख लो 4,000 तुम्हारे पे खर्च कर रहे हैं, रिजल्ट हमें चाहिए। तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ 4,000 जो खर्च करते हैं ऑनलाइन में ना, वो लड़कियां कहती मैम हमको रिजल्ट देना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे पर 4,000 खर्च हुए। तो मैं ये भी समझती हूं कि उस पर इतना मेंटल प्रेशर है कि उनको वो 4,000 भी बहुत अधिक लग रहे हैं, जो वाकई में उनका अधिकार है। एनीवे, हमारा काम है कि हम ईमानदारी से आपको पढ़ाएं, ताकि आप जब हमारे क्लासेस को अपने पेरेंट्स के साथ भी बैठ के देखें तो उनको भी लगे कि हाँ कुछ तो सीखा है मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने, और पढ़ा तो अच्छा रहे ये टीचर्स। तो हम यहाँ पे बड़े ईमानदारी से आपको पढ़ाएंगे और प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। अब आइए, जो मैंने आपको कहा कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। बेटा जब आप सिलेबस की बात करते हो ना, तो याद रखना, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि कम से कम 8 से 10 टेस्ट पेपर सीजीएल के, सीएचएसएल छोड़ो बेटा, सीजीएल के, अगर मैं कहूं 8 से 10 टेस्ट पेपर सीजीएल के देखिए, आपको महसूस होगा कि भाई इंटेलिजेंस जो है, जनरल इंटेलिजेंस, उसके कुछ सवालों को, जैसे मैं कह सकती हूं, ये कहोगे जैसे क्लॉक का, कैलेंडर का, है ना, उसके बाद कुछ होंगे सीरीज के क्वेश्चन, उसमें ज्यादा अटकोगे। बाकी जो होंगे ना बेटा, वो आप कर लोगे, ऑलमोस्ट कर लोगे। जनरल अवेयरनेस में पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट, बुक्स, स्पोर्ट्स, डेट्स, ये सब कुछ पे क्वेश्चन मिक्स्ड रहता है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, मैथ्स बेटा 10th लेवल तक का ही मैथ्स है, और इंग्लिश 10th लेवल तक का ही इंग्लिश है। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, कहते हैं मैम 10th लेवल तक का है लेकिन इतना कम समय रहता है। बेटा वही तो हम सिखाएंगे। मैथ्स के क्वेश्चंस अब मुझे दे दो, मैं आराम से कर लूंगी सारे मैथ्स के क्वेश्चंस। मैं 100 मानूंगी, एक्स मानूंगी, और मैं आराम से, क्योंकि जब आप अच्छे स्कूल से पढ़े होते हो तो आपका बेसिक एजुकेशन इतना रहता है कि आप अच्छे से उसको सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप कंसेप्चुअली आप आंसर तक पहुंच जाते हो। लेकिन बेटा यहां तो समय का खेल है। यहाँ पे मैथ्स के टीचर आपको ऐसे पढ़ाएंगे जो एकदम ट्रिक से, और ट्रिक भी ऐसा नहीं कि उठा के कहीं से भी कोई ट्रिक दे दिए, कंसेप्चुअली आपको पढ़ाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को इतना क्लियर करेंगे कि आप अगर पेन भी नहीं उठाओगे तो भी आप आंसर पे पहुंच जाओगे। राइट। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आपको कंप्लीट ग्रामर इतना घोल के पिला दूंगी कि आप कोई भी एग्जाम में ग्रामर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूं आपकी, तो वोकैबुलरी अभी तक जितना कराया है सब मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगी। आप कहोगे मैम हम रिकॉर्डेड के तो पैसे नहीं दे रहे, हम तो लाइव के क्लास के पैसे दे रहे हैं। ग्रामर आपका पूरा लाइव होगा। वोकैबुलरी में सेम वोकैबुलरी रिपीट करते रहूं मैं बार बार, वो मजा नहीं देगा। क्या करूं मैं आपको जो नया वोकैबुलरी कराऊंगी वो लाइव कराऊंगी, और जो पहले करा चुकी हूं, चाहे वो जिफ पे हो, यानी कि बहुत पिक्टोरियल तरीके से कराया है, कुछ स्टोरीज में कराया है, कुछ शीट्स हैं, 1 से लेकर 20 तक के शीट्स हैं। हर शीट में करीबन 45-50 ऐसे वोकैबुलरी है जिसके सिनोनिम एंटोनिम मिला लो तो आपके करीबन ये 20 शीट्स अराउंड 2500 से 3,000 वोकैबुलरी उसमें बन जाएगा। तो वो सारा आपको कंप्लीट लोडेड है और नए वोकैबुलरी करवाते जाऊंगी। फिर कहोगे रीडिंग पोर्शन, आप जब टेस्ट पेपर करोगे तो आप कॉम्प्रिहेंशन में फंसोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप क्लोज टेस्ट में फंसोगे, सेंटेंस अरेंजमेंट में फंसोगे। जितने पुराने ईयर्स के हैं, चाहे वो 20, 21, 22, 23 वगैरह है, वो सब हम लोड करा देते हैं। तो कहोगे फिर लोड करा देते हो तो फिर हमें और कराओगे क्या? तो बेटा हम नए कराएंगे। आप जो नए टेस्ट पेपर्स 2023 वाले, 2024 वाले, जो भी नए होंगे वो हम आपको लाइव कराएंगे, और जो पुराने करा चुके हैं वो हम आपको लोड कर देंगे। तो याद रखिएगा, इंग्लिश के 3 सेक्शन से बेटा आज मैं पूरा कंप्लीट आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूं।
पहला है ग्रामर, घोल के पिला दूंगी आपको ग्रामर। सेकेंड है वोकैबुलरी, हम करीबन 3-3,500 वोकैबुलरी तो क्लास में करेंगे। बाकी आपको ये बुक अगर ले लोगे तो आपकी वोकैबुलरी में कोई इश्यू नहीं होगा, फिर आप आराम से, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता वोकैबुलरी में। तीसरा रीडिंग सेक्शन, जिसमें पैसेज, क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट है, वो भी मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी। याद रखिएगा सीडीएस में सेंटेंस अरेंजमेंट और वर्ड अरेंजमेंट दोनों अलग अलग आता है, एनडीए में भी अलग अलग आता है, लेकिन सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस और जीडी में ऐसा नहीं है। आसान देगा तो वर्ड अरेंजमेंट दे देगा, डिफिकल्ट देगा तो सेंटेंस अरेंजमेंट दे देगा, और डिफिकल्ट देगा तो थोड़े बड़े सेंटेंस अरेंजमेंट दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगर आप सिलेबस की बात करोगे तो स्कीम ऑफ एग्जाम की बात करोगे तो बेटा स्कीम ऑफ एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग एक सेक्शन में आता है और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस एक सेक्शन में आता है, यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आता है। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क का होता है तो 90 हो गए। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, 90 हो गए। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस होते हैं बेटा, और हर के 3 मार्क्स लोगे तो ये 135 हो गए। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें भी देखोगे 75 हो गए। ये हमारे टियर 2 के हैं। जब आप टियर 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका एक कट ऑफ बनता है, और उस कट ऑफ के ऊपर जो लोग जाएंगे उनको टियर 2 देना है। कुछ लोग कहते हैं मैम क्वालिफाइंग, बेटा क्वालिफाइंग एज सच कुछ नहीं होता। क्वालिफाइंग का मतलब इतने तो आपको आने ही चाहिए, उसके ऊपर अगर आएंगे तब आपका एक मेरिट बनेगा और बच्चों को चुना जाता है मेंस एग्जाम देने के लिए। और ये ध्यान रखना आप, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1, ये सारे क्या है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है, और ये सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम एक साथ होंगे। और सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 2 होगा, जो डेटा एंट्री, जो स्पीड टेस्ट होते हैं, वो आपको फिर ब्रेक के बाद होगा। तो ये कंप्लीट आपका टियर 2 पूरा कंप्लीट एक दिन में खत्म हो जाएगा। पहले एक टियर 3 होता था जो डिस्क्रिप्टिव होता था, और उसमें इतनी वाहियात तरीके से प्रॉब्लम्स होते थे कि कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता था कि बच्चों को मैं कैसे कन्विंस करूं कि मेरा ही लिखा हुआ, मेरा ही बताया हुआ अगर ऐसे आया है तो एक को 75 आ रहा है, दूसरे को 55 आ जा रहा है। उनका कहना है कि मैम हमने सेम लिखा है, मैं दोनों का आरटीआई से कॉपी भी मंगा रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि हाँ हैंड राइटिंग के मामले में थोड़ा 19-20 है, वरना कॉन्टेंट्स में दोनों में कोई कमी नहीं है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में कभी भी कोई नहीं बता सकता, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी, कि किसी को कोई मार्क्स दिए गए हैं तो क्यों दिए गए हैं। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं या इंटरव्यू की बात करूं तो वहां पे, जैसे एसएसबी की बात कर लूं, तो वहां पे जो बैठे हुए हैं एग्जामिनर है, चाहे बैठे हुए जो इवैल्यूएशन करने के लिए जो बैठे हैं, उन्होंने क्या सोच के, क्या देख के मार्क्स दिया, वो नहीं बता सकते हैं। इसलिए डिस्क्रिप्टिव जब हट गया, कई लोगों ने कहा कि मैम डिस्क्रिप्टिव हट गया, अकेले आप ही थे जो डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहे थे, बाकी तो सारे ऑब्जेक्टिव में वही रटे रटाए चीज पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कुछ लोगों ने कहा आपने डिस्क्रिप्टिव का 2022 से इतनी किताबें लिखी, मतलब काफी, जब से डिस्क्रिप्टिव हुआ था आपने 2022 तक, यानी 2016 से 2022 तक इतनी किताबें, इतने सारे टॉपिक्स पे आपने ऐसे लिखा, सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे मेहनत जो है बर्बाद हो डजंट मैटर, लेकिन किसी भी बच्चे का किस्मत एक जुआ बनकर ना रह जाए। तो इसीलिए बहुत अच्छा हुआ जो डिस्क्रिप्टिव खत्म हो गया, और इसके बाद सीधा आपका होता है फिजिकल एंड मेडिकल जो है। मैं सिलेबस में आती हूं। अगर सिलेबस में मैथ्स का देखोगे बेटा, तो मैथ्स में आप एक चीज पाओगे कि एग्जैक्टली वही सारा सिलेबस है, और आपको मैं बताती हूं इसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये क्या है। तो डिग्रीज एंड रेडियन मेजर, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आप समझ जाओ यार कि यहाँ पे जितने दिए हैं ना, सर्कल हो, टैंजेंट हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलैटरल हो, रेक्टेंगुलर, सर्कल, प्रिज्म, जो भी हो, सब याद रखना वो मेंसुरेशन के चैप्टर्स में 2D एंड 3D जो होते हैं ना, उससे रिलेटेड है। इसीलिए आप इस सिलेबस में जो एसएससी ने दे रखा है, आप उस पर ध्यान ना देके, आप सिर्फ हमारा जो कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे हमारे मैथ्स के टीचर्स, आप बस उनको देखिए। वो पूरा कंप्लीट A to Z
तैयारी करा देंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए याद रखना कि आप शब्दों में मत फंसना, शब्दों में फंसोगे तो प्रॉब्लम होगा। कुछ को तो मैंने सही करवा दिया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, कुछ को ऐसे छोड़ दो ताकि बच्चों को मैं बता दूं कि भाई कोई भी मैथ्स का बुक अगर उठाओगे अप टू 10th लेवल का, या फिर हमारी ही किताब उठा लोगे जो केडी पब्लिकेशन से किताब जो है, आपको महसूस होगा सारा का सारा कंप्लीट उसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आइए, अगर आप इंग्लिश की बात करोगे तो बेटा इंग्लिश में वोकैबुलरी सेक्शन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम एंड एंटोनिम, और एक होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, 1, 2 एंड 3 ये है। अगर आप देखोगे तो स्पेलिंग्स भी उसी में आ गए, वोकैब में भी आ गया, वोकैब में ही आ गया। अगर आप ग्रामर की बात करोगे तो ग्रामर में सेंटेंस करेक्शन, जिसको हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बोलते हैं, डिटेक्टिंग एरर, जिसको एरर स्पॉटिंग भी कहते हैं, और फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में कई प्रेपोजिशंस, जैसे कि इस बार सीडीएस ने एक पूरा कंप्लीट असाइनमेंट दे दिया था ऑन प्रेपोजिशन। तो बच्चों ने कहा मैम आपने प्रेपोजिशन पढ़ाया था तो पूरा अच्छे से हो गया। तो आप समझ लो कि 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन एंटायरली सीडीएस खाली प्रेपोजिशन पे दे देता है कभी कभी। तो फिलिंग द ब्लैंक्स कई बार प्रेपोजिशन बेस्ड होते हैं, कई बार वोकैब बेस्ड भी होते हैं, कई बार ओवरऑल ग्रामर बेस्ड ही हो जाता है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बेटा कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है पता है? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है समझ। आप पढ़ के उसको समझ पाए और उसके बाद जो क्वेश्चन है उस पर उसको देखकर आप आंसर कर पाए, उसी को कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपको समझ ही नहीं आएगा तो आप कैसे करोगे क्वेश्चंस को, है ना? उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो मैंने आपको कहा कि ग्रामर का पोर्शन है लेकिन अलग से आता है। सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसमें आप वर्ड अरेंजमेंट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट दोनों में कराती हूं। और उसके बाद क्लोज टेस्ट आ जाइए। तो क्लोज टेस्ट में आपको एक पैसेज रहेगा जिसमें 5 ब्लैंक रहेंगे और उसके 5 ब्लैंक की जगह पे आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो कौन सा वर्ड वहां पे फिट करोगे कि वो पैसेज का मीनिंग क्लियर निकले। याद रखिएगा क्लोज टेस्ट प्री में आता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेंस में आते हैं, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पहले समझना पड़ेगा तब आप क्लोज टेस्ट करोगे। ठीक है, समझ में आया? अगर आप इंटेलिजेंस की बात करते हो यानी रीजनिंग की बात करते हो तो अगेन एक बुक उठाइए हमारा और रीजनिंग को एकदम कंप्लीट कर लीजिए। आपको जो टीचर पढ़ाएंगे वो मोहित क्वात्रा पढ़ाएंगे, वो बेस्ट तरीके से आपको सारा स्टडी मटेरियल दे देंगे, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती। रीजनिंग में मैं हमेशा एक ही चीज समझाती हूँ कि रीजनिंग में क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं लेकिन जो सबसे जल्दी करता है उसी का होता है। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगी कि अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मतलब पॉलिटी कहते हैं इसको, साइंस, करंट अफेयर्स, है ना, तो वो सारा जो कंप्लीट है, अगर जनरल अवेयरनेस की आप बात करोगे तो ये पूरा कंप्लीट हम लोग आपको करवा देते हैं। तो ये पूरा अगर आप कंप्लीट देखोगे तो मैं आपको एक चीज समझा देती हूं कि हमारे से आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, कहीं और से मैथ्स पढ़ रहे हो, कहीं और से जीएस पढ़ रहे हो, तो सब आपको अलग अलग तरीके से गाइड करेंगे। जो हम यहाँ पे ऑफलाइन का हमारा टीम है बेटा, ऑनलाइन सेम टीम है। आप कहीं और जाओगे ना तो देखोगे ऑनलाइन अलग टीम है, ऑफलाइन अलग टीम है, क्योंकि ऑनलाइन के जो टीचर्स हैं वो इतने मस्त हो चुके हैं अपने घर में, अपने स्टूडियो में, कि उनको बाहर निकल के मेहनत करने की ना जरूरत पड़ती है और ना ही इच्छा होती है। जरूरत तो मुझे भी नहीं है ऑफलाइन क्लास लेने की, लेकिन मैं जानती हूं कि जब क्लास में सामने से बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए जितना तैयार रहना पड़ता है उतना तैयार हमें ऑनलाइन के लिए रहने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं रीजन बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है आपके कमेंट्स आते रहते हैं और लोग क्या करते हैं, टीचर्स, हम जैसे टीचर्स ही अगर मैं कहूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, वो कमेंट को तब तक इग्नोर करते रहते हैं जब तक किनारे जाके मोबाइल में उसके आंसर्स ना देख ले कि अच्छा ये आंसर है, और उसके बाद आएंगे उसका ऐसा बनेंगे जैसे कि आपका मैसेज अभी आया है और वो आपको आंसर बताएंगे। लेकिन ये फैसिलिटी हमारे ऑफलाइन में मौजूद नहीं होता है। वहां पे क्वेश्चंस की फायरिंग होती है। मैं हमेशा ऑफलाइन इसलिए प्रेफर करती हूँ 2 रीजन से। अगर आपके पास पैसा है, आप दिल्ली आ सकते हो तो आप दिल्ली आ जाओ, क्योंकि ऑफलाइन जब आप पढ़ने आते हो ना तो बेटा ऑफलाइन खाली आप क्लास में नहीं पढ़ते हो, एक पूरा इकोसिस्टम होता है, पूरा इकोसिस्टम काम करता है। दूसरा,
अगर आप कहोगे कि नहीं मैम मेरे पास पैसे नहीं है, घर से परमिशन नहीं है, ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं हम, तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि क्या अगर आप लड़की हो तो क्या आपका भाई ऑफलाइन पढ़ने आया है दिल्ली? अगर आया है और आपको नहीं भेजा जा रहा है, तब आपके साथ गलत किया जा रहा है। आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि अगर माँ बाप के पास सामर्थ्य नहीं है तो मैं कहूंगी कि आपको तो फिर ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। अपने घर को भी पालिए, खुद को भी पालिए और घर में पैसे दीजिए, क्योंकि आपको उन्होंने जन्म दिया है, आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर आपका भाई पढ़ रहा है और आपको मौका नहीं मिल रहा है तो ये सही नहीं है। ये मैं कहूंगी बिल्कुल बिल्कुल भी सही नहीं है। लड़कियों को पढ़ने का इक्वल मौका दिया जाना चाहिए। अगर आपका भाई दिल्ली आया तो आप भी आए। और अगर कोई कहेगा कि नहीं लड़कियों को हम नहीं भेजते, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया, तो तब तो इसका मतलब है कि आपके परवरिश में प्रॉब्लम है। और कई लोग कहते हैं मैम मेरा नाक कट जाएगा अगर लड़की कुछ कर ली तो फिर आपका नाक, मुझे लगता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपकी बेटी है। ठीक है ना, कि आपकी बेटी ने ही ये ठिका रखा है कि आपका नाक ना कटे, चाहे बेटा यहाँ आके कुछ भी कर जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोहरी मानसिकता मुझे पसंद नहीं है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैम मैं दिल्ली नहीं आ सकता क्योंकि मेरा पॉकेट अलाउ नहीं करता। मोस्ट वेलकम, आप ऑनलाइन पढ़िए। ऑनलाइन में भी हम उतने ही मेहनत करते हैं, उतना ही कॉन्टेंट्स देते हैं और उतना ही ज्यादा एफर्ट डालते हैं जितना कि हम ऑफलाइन में डालते हैं। ऑफलाइन में इसलिए कह रही थी क्योंकि ऑफलाइन में हम लोग जब पढ़ाते हैं सामने, तो बच्चा जब क्वेश्चन पूछता है तो हम टीचर्स भी जानते हैं कि बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे उनको समझाना है, कैसे उनका कंसिस्टेंट मेहनत करने का उनको आइडिया बताना है और उनकी रेगुलरिटी कैसे बनानी है। अगर वो रेगुलर वो बच्चा अराउंड 8 to 9 मंथ्स क्लास में पढ़ लिया और फेयरवेल वाले दिन तक आ गया, इसका मतलब है उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कोई भी एग्जाम का सफलता का सिर्फ और वो है कंसिस्टेंसी, मेहनत रेगुलर। ये नहीं कि ठीक है यार अभी दिवाली आ रहा है 15-20 दिन बाद पढ़ेंगे, अभी चलो घर चलते हैं बहुत माँ की याद आ रही है। ऐसा नहीं है। जिस दिन घर गया तो उसका फिर क्लासेस मिस हो जाता है, फिर वो आके इधर उधर बुखला भी सकता है कि भाई अब कहाँ से शुरू करें। तो इसीलिए बच्चे जब शुरुआत करते हैं तो रेगुलर पूरा कंप्लीट करने के बाद जाते हैं। हाँ ठीक है, दिवाली होली के समय हम खुद ही 1 सप्ताह की छुट्टी कर देते हैं कि बच्चे घर घूम आए। याद रखना आप कि आप जब ऑफलाइन की तैयारी करते हो तो एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है। अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता तो आप ऑनलाइन केडी लाइव से सारे सब्जेक्ट्स एक साथ ले लो। मैं गारंटी लेती हूं कि अगर कोई टीचर आपको नहीं ठीक से पढ़ाएगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी पे आपको वापस करवाऊंगी फीस। मैं अपनी जिम्मेदारी इसलिए ले रही हूं क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि जो टीचर बैच शुरू करता है वो अपना 100% एफर्ट डाल रहा है, पूरा कंप्लीट पीडीएफ दे रहा है, हर तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, पूरे बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहा है। इंटरैक्शन के लिए मेरा एक स्क्रीन वहां लगा हुआ है जो कि कैमरा के बगल में, अगर मैं कैमरा देख रही होती हूँ तो सरसरी तौर पे वो स्क्रीन देखते रहती हूँ। हाँ, कोई अगर क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो मैं बिल्कुल ध्यान से पढ़ती हूँ उसका पूरा क्वेश्चन यहां से स्क्रीन से और फिर उसको जवाब देती हूँ। तो हम लोग बेटा अपने तरफ से पूरे एफर्ट डालते हैं। हम लोग यहाँ पे जब ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो हमें पता होता है कि हमें किस तरह से बच्चों को तैयार करना है। नेक्स्ट सुनिए, अगर आप कट ऑफ की बात करोगे तो बेटा कट ऑफ बढ़ता जाता है, डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कितनी। अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ बढ़ेगा, वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ कम होगा। याद रखिएगा, ये कट ऑफ हमेशा जो आता है, जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं उनका सबसे अधिक होता है। और अगर आप अनरिजर्व के हो और अगर आप ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बना सकते हो, जेन्युइन सर्टिफिकेट, फर्जी नहीं है, ध्यान रखना। कुछ अनरिजर्व वाले इतने मस्त होते हैं जिंदगी में, उनको पता ही नहीं होता है कि ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कुछ बनता है। तो अगर उनका बन सकता है तो वो अपना सर्टिफिकेट जरूर बनाए, क्योंकि आप खुद मार्क करोगे कि यूआर से काफी कम अनरिजर्व्ड से काफी कम ईडब्ल्यूएस के होते हैं। ओबीसी वाले को थोड़ा फैसिलिटी है अच्छा, एसटी एससी में भी आप देखोगे जो एसटी वाले हैं उनका कट ऑफ काफी कम जाता है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि आपको अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आप ध्यान रखना कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। और कभी भी अगर आप सोचोगे कि भाई ठीक है कि कैटेगरी वाइज मार्क्स हमारे ज्यादा जाते हैं तो आप रोना धोना शुरू कर दोगे। बेटा एक चीज जान लेना, आप सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हो।
आपको अपने अनुसार सिस्टम चेंज नहीं कर पाओगे, आपको सिस्टम के अनुसार खुद को चेंज करना है। इसलिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो, आपको बहुत बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आप फैसिलिटी ले सकते हो अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो। ओबीसी वाले थोड़ा और रिलैक्स रहते हैं, लेकिन कभी कभी ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो ओबीसी से नीचे चला जाता है। एसटी एससी ऐसे भी बहुत सालों से प्रताड़ित वर्ग है, इसलिए उनके कट ऑफ जो होते हैं नीचे जाते हैं, एसटी के तो और नीचे जाते हैं। लेकिन दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर सिस्टम। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हो भाई सिस्टम चेंज होगा क्या होगा, तब तक शायद आप और हम जिंदा भी ना रहे जब तक सिस्टम चेंज होगा। इसीलिए आप अपने आप को चेंज कर लो। एंड वन थिंग मोर, कुछ बहुत बड़े लोग यहां बैठे हुए हैं हमारे सो कॉल यूट्यूब पे, जो खुद नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन पढ़े लिखो को वो जरूर किसी न किसी तरह का भाषण और प्रवचन देते रहते हैं। और ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़, जो कहते हैं अनपढ़ लोग से पढ़े लिखे लोग जब सलाह लेते हैं ना, तो उनको लगता है हमारा सारा सिस्टम गड़बड़ है, सारे कोचिंग वाले मूर्ख बना रहे हैं, पूरी दुनिया हमें मूर्ख बना रही है, और हमारा पूरा भविष्य यूट्यूब में वीडियो बनाना, कच्चा बादाम पे नाचना, और यही सब से हम कमा लेंगे। बेटा याद रखिएगा, आप कई ऐसे चैनल्स भी देखोगे जो मिलियंस के चैनल्स होने के बाद वो चैनल्स ऐसे डेड हो गए कि वहां पे व्यूज नहीं आते। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी पे बात नहीं करके प्रवचन दे रहे थे, बाद में उनका बिजनेस स्ट्रैटेजी पता चला कि कुछ नहीं था, जस्ट बबल था, फूट गया, खत्म हो गया। कुछ लोग रातों रात हीरो बनना चाहते हैं, जो रातों रात हीरो बनते हैं वो रातों रात खत्म भी होते हैं। जैसे आप रानू मंडल में देखो, या फिर बाबा का ढाबा के व्यक्ति को देख लो, है ना, वो उसके बाबा जी को, वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। ठीक है, रानू मंडल भी जहां से आई थी वहीं पहुंच गई। तो ये लोग रातों रात कामयाब हुए थे। अगर आपको कामयाबी मिलने में टाइम लगता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब टाइम लगेगा तो जो मेहनत है ना वो उसका फल आएगा और ठोस आएगा।